मैं शशांक सोनी लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम संविधान विषय पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संविधान के मूल आधार अर्थात मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों की चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम संविधान के कुछ और प्रावधान को देखेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि हमारे देश का शासन चलता कैसे है, किन के माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है, उनके क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आज से हम एक नए अध्याय भाग 5 संघ सरकार की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम भारत की कार्यपालिका को देखेंगे। हम यह जानेंगे कि हमारे देश के शासन को किस रूप से चलाया जाता है, शक्तियों को कैसे बांटा जाता है, क्या क्या प्रावधान, क्या क्या बातें हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। भाग 5 संघ सरकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में किया गया है। जब हमने संविधान की क्लास शुरू की थी पहली कक्षा में, हमने यह जाना था कि हमने अपने देश के लिए संविधान बनाया, कुछ मूलभूत विधि या बुनियादी कानून बनाए जिससे पूरे देश का शासन चलाया जाएगा। इसी के तहत हमने देश के शासन को चलाने के लिए राज्य के 3 मूलभूत अंग बताए थे, जो कि थे आपकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका। आज से हम उन्हें विस्तृत रूप से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। शॉर्ट रूप में देखते हैं कि ये 3 क्या होते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, संक्षिप्त रूप में जानते हैं। कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, प्रवर्तित कराना, उन्हें प्रभावी बनाना एवं शासन का संचालन करना। सामान्य तौर पर जिसे हम सरकार या केंद्र सरकार की संज्ञा देते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है, जो पूरे देश के शासन को चलाने की जिम्मेदारी रखे हुए होते हैं, पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। दूसरा अंग है आपका व्यवस्थापिका, जो कि कानूनों का निर्माण करती है, अर्थात जिसे हम संसद की संज्ञा देते हैं। संसद अर्थात 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। अभी आप यही समझिए कि ये कानूनों का निर्माण करेंगे, जिन कानूनों को प्रभावी बनाने का, लागू करने का काम कार्यपालिका का होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वह है न्यायपालिका, जिसका कार्य होता है कानूनों को लागू करना, जो कि संसद के द्वारा बनाए गए हों एवं उनकी व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना, ये इनका प्रमुख दायित्व होता है। अब यह देखते हैं कि इन प्रमुख अंगों में कौन कौन शामिल होते हैं। तो कार्यपालिका में आपके कई पदाधिकारी शामिल हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी। ये व्यक्ति या ये पद जो है वे भारत की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। व्यवस्थापिका में आपकी संसद आती है, जो 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। न्यायपालिका अर्थात यहाँ पर हम केंद्र की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। यही विभाजन आपको जब हम राज्यों के विषय में पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, जिसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएंगे, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद हो जाएगी और महान्यायवादी की जगह में महाधिवक्ता आ जाएंगे। संसद की जगह में हो जाएगा राज्य का विधानमंडल और सुप्रीम कोर्ट की जगह हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। अभी हम केंद्र सरकार की, संघ सरकार की बात कर रहे हैं, उसके पश्चात हम राज्यों में जाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के शासन को चलाने के लिए संसदीय प्रणाली को चुना था, अर्थात जो सरकार होगी वो लोकसभा के प्रति, जो मंत्रिपरिषद होगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, संसद उन पर नियंत्रण रखेगी। इसे हमने ब्रिटेन से लिया था। इसके अर्थात संसदीय प्रणाली के अनुसार 2 भागों में इसे बांटा जाता है। पहला होता है इसमें नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख। ब्रिटेन में नाम मात्र का प्रमुख वहां के राजा को माना जाता है, जो कि राजतंत्र का प्रमुख है। नाम मात्र का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, तथा वास्तविक प्रमुख वहां की मंत्रिपरिषद को कहते हैं, जो कि संपूर्ण देश का संचालन करती है, वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है, सबसे शक्तिमान होती है। हमने भी यही प्रणाली वहां से ग्रहण की, परंतु कुछ विभिन्नताएं थी। जैसे वहां का नाम मात्र का प्रमुख जो था वो राजा होता था,
सम्राट होता था जो कि राजवंश से आता था, जबकि यहाँ पर हमारी स्थिति विपरीत है। हम एक गणराज्य है, अर्थात हमारे राज्य का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, सबसे उच्च पद पे जो है अर्थात राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होगा, देश की जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो यहाँ पे इस स्थिति को बदलते हुए हमने यह देखा कि राजा तो हमारे यहाँ है नहीं, तो कुछ परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे, अर्थात ब्रिटेन से हमारी स्थिति कुछ अलग हो गई। दूसरा परिवर्तन ये था, ब्रिटेन काफी छोटा है आकार में व देश के क्षेत्रफल के हिसाब से, जबकि भारत बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के विशाल राज्य के रूप में फैला हुआ है। ब्रिटेन एकात्मक है, पूरे देश के लिए एक सरकार है, जबकि हमारा भारत संघीय व्यवस्था में, अर्थात केंद्र में भी सरकारें हैं, राज्य में भी सरकारें हैं, केंद्र का अपना अस्तित्व है, राज्य का अपना अस्तित्व है, तो यहाँ पर विभिन्नताएं थी। इसलिए हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली के साथ साथ संघीय व्यवस्था को भी अपनाया गया, जो कि हमने अमेरिका के जैसे हमारे यहाँ की व्यवस्था को बनाया है, जैसे केंद्र में एक सरकार हो व राज्यों में विभिन्न सरकारें हो। केंद्र की जो सरकार हो उसका जो प्रमुख अर्थात संवैधानिक प्रमुख हो, राष्ट्रपति हो, वो निर्वाचित होगा देश की जनता के द्वारा। इसलिए हमने वहां से प्रेरणा लेकर अपने देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल से ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा, अर्थात जैसे अमेरिका में एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसी तरह हम भी अपने राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुनेंगे। तो ये थी बात कि हमारे यहाँ अनोखी विशेषता है, हमने संसदीय प्रणाली को भी अपनाया व संघीय व्यवस्था को भी अपनाया। जब हम संविधान के स्रोत की बात कर रहे थे तब हमने देखा था बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कुछ चीजें हमने ब्रिटेन से ग्रहण की, कुछ चीजें हमने अमेरिका से ग्रहण की, परंतु हमने अपने देश की स्थिति को देखते हुए, अपने यहाँ की परिस्थितियों को भांपते हुए उसे पूर्णतः न अपनाकर अपनी सुविधा के अनुसार कुछ प्रावधान अलग देशों से लिए, कुछ प्रावधान अलग देशों से, और उन्हें मिलाकर एक नया रूप दिया। यह हमारे देश को अनोखी विशेषता प्रदान करता है। अब चलते हैं कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत क्या हमारा सिस्टम है और कैसे काम करता है। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली में नाम मात्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को दिया गया है, अर्थात देश का सर्वोच्च पद होगा, सारी शक्तियां उसमें निहित होंगी, सबसे सम्मान, प्रतिष्ठा व गौरव का प्रतीक है वह हमारे। इसके लिए कई विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है, परंतु यह केवल और केवल नाम मात्र का ही प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, अर्थात शक्तियां इसके पास नहीं है, यह सीधे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। हमारे यहाँ देश का संचालन करने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है, जिसे हम वास्तविक प्रमुख की संज्ञा देते हैं। इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है या मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आपसे बनते हैं इन नामों को लेकर जिन्हें वही देखने वाले हैं। दूसरा ये होता है कि वास्तविक प्रमुख हमारे यहाँ कौन है या देश का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या नन ऑफ दिस, और एक ऑप्शन हो आपका मंत्रिपरिषद। तो आपको हमेशा याद रखना है कि देश का संचालन हमेशा मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। हम बोलचाल की भाषा में प्रधानमंत्री बोल देते हैं, ये जो प्रधानमंत्री के पद पे आसीन है वो बोल देते हैं कि मोदी जी के द्वारा देश चलाया जा रहा है, मोदी जी देश को चला रहे हैं। बोलचाल की भाषा में वह सही है, परंतु जब यह क्वेश्चन में है तो आपको याद रखना है कि देश का संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। कैसे, तो आगे के अनुच्छेदों में इनकी बात करेंगे। अभी देखते हैं राष्ट्रपति, जो कि आपके देश का सर्वोच्च पद है, सबसे सम्मानित पद है, उसके लिए क्या क्या प्रमुख नामों से दिए गए, किन नामों से उसे सुशोभित किया जाता है। पहला है संवैधानिक प्रमुख, अर्थात संविधान में सबसे उच्च पद पे आसीन है। औपचारिक प्रमुख, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, अर्थात संघ की जो सरकार है उसका प्रमुख है, कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। रबर का स्टैंप, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक शब्द में राष्ट्रपति की स्थिति को क्लियर कर देता है कि यह एक रबर का स्टैंप है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करेगी, यह उनकी बातों के अनुसार कार्य करेगा या केवल उनके आदेशों को लागू करने का काम करता है, बस उसमें अपनी मोहर लगाता है, इसलिए इसे रबर स्टैंप की संज्ञा दी जाती है। संसदीय शासन का मुखिया,
संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। लगभग देश के जितने भी प्रमुख प्रावधान हैं, प्रमुख सेक्टर्स हैं, उन सभी का मुखिया इसे कहा जाता है। जैसे अभी हम कार्यपालिका की बात करें तो यह कार्यपालिका प्रमुख है, संसद में यह सर्वोच्च है, वैसे ही सेनाओं में तीनों सेनाओं का अधिपति होता है, सर्वोच्च सेनापति कहलाता है। प्रथम नागरिक गणराज्य का प्रमुख, अर्थात गणराज्य का प्रमुख पूरे देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति यही होता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये कुछ नाम थे जिन्हें आपको याद रखना है। सीधे आपसे पूछता है कि इन नामों से किसे सुशोभित किया जाता है, या राष्ट्रपति के लिए किए जाने वाले प्रमुख नामों को बताइए। यहाँ पर अच्छे से इन्हें रट लीजिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो इन्हीं नामों से रिलेटेड कुछ नाम आएंगे जिसमें कंफ्यूजन होता है। तो एक बार इन्हें याद कर लीजिए, जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो एक बार रिकॉल कर लेंगे। अब चलते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रमुख प्रमुख अनुच्छेदों को देखें कि संविधान ने उनके बारे में क्या कहा है, क्या उपबंध किए। अनुच्छेद 52 सीधे सीधे बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति के पद की चर्चा कहां पर की गई, तो वह है आपका अनुच्छेद 52। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, राष्ट्रपति से जुड़े सारे के सारे अनुच्छेद आपको कंठस्थ होने चाहिए। अभी हो जाए, कुछ दिन में हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु प्रयास ये करिएगा कि हर एक अनुच्छेद की प्रमुख बातें या कीवर्ड्स आपको अभी याद हो जाए। समय पर रिवीजन करते करते सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। पहले पद में चर्चा, अनुच्छेद 52 में चर्चा कर दी गई कि हमारा एक राष्ट्रपति होगा। अगला अनुच्छेद 53 बोलता है कि भारत देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर से कार्य करने की जितनी भी शक्तियां हैं, सारे अधिकार किसके पास हैं, तो राष्ट्रपति के पास, अर्थात राष्ट्रपति सबसे शक्तिमान हुआ। लेकिन इसी अनुच्छेद में बात उलट दी गई, कहा गया जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संविधान के अनुसार करेगा, अर्थात जहां यह सर्वशक्तिमान हो रहा था, पूरे देश का संचालन अपने हाथ में रह रहा था, वहीं इसे रोक दिया गया और इसकी सारी की सारी शक्तियों को ट्रांसफर कर दिया गया अधीनस्थ अधिकारियों में। याद रखिएगा 53 में बोला गया कि अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कीवर्ड याद रखिएगा, अधीनस्थ अधिकारी। सीधे सीधे मंत्रिपरिषद नहीं कहा गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न वादों, विभिन्न केसों के माध्यम से अधीनस्थ अधिकारियों अर्थात मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई। अच्छे से अनुच्छेद को याद रखिएगा। और किस तरह करेगा अपनी शक्तियों का प्रयोग, तो संविधान के अनुसार, अर्थात संविधान में जो प्रावधान बताए गए उसके अनुसार इसकी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसका निर्वाचन कैसे होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया था। ध्यान रखिएगा, हमारे राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल होना चाहिए जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का है, यह हमने अमेरिका के संविधान से लिया, परंतु निर्वाचक मंडल का प्रावधान क्या होगा, उसमें क्या क्या बातें शामिल होंगी, ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। तो यहाँ पे यह बात की गई निर्वाचक मंडल की आवश्यकता क्यों। हम आम चुनाव जब करते हैं, जब अपने विधायक या सांसदों को चुनते हैं, तो कोई निर्वाचक मंडल नहीं होता, सीधे सीधे आप जाते हैं, मतदान करते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, आप अपने राष्ट्रपति को डायरेक्ट सीधे तौर पे वोट डालकर नहीं चुन सकते। उसके लिए व्यवस्था की गई है कि आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने राष्ट्रपति को चुनेंगे, अर्थात आप प्रत्यक्ष न चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अब ये अप्रत्यक्ष रूप कैसे होगा तो देखते हैं। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेंगे। ये प्रतिनिधि क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द को याद करिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात संसद के ऐसे सदस्य जो केवल निर्वाचित हैं। संसद अर्थात लोकसभा व राज्यसभा, दोनों में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं। आगे की कक्षाओं में संसद पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से तो जानेंगे। यहाँ याद रखिएगा, राष्ट्रपति के मतदान में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत नहीं। उसी प्रकार राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात
कई राज्यों में विधानमंडल है, यानी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेकिन अधिकार केवल उनको है जो विधानसभा के सदस्य हैं। और कैसे सदस्य? तो निर्वाचित सदस्य। जैसे हमने देखा लोकसभा व राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं व्यक्ति, वैसे राज्य के विधानसभाओं में भी मनोनयन का अधिकार होता है। तो जो मनोनीत व्यक्ति राज्य की विधानसभा में, वो इसमें भाग नहीं लेगा, एवं राज्य के जो विधान परिषद है उसके किसी भी मेंबर को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात है दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अर्थात आप जानते हैं दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन्हें कैसे अधिकार दिया गया? तो दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश न होकर एक राज्य के रूप में शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्यों? क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसी राज्य हैं जहां पर उनकी विधानसभा का अस्तित्व है, विधानसभा विद्यमान है, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार है। अन्य किसी केंद्र शासित प्रदेश में आपकी विधानसभा नहीं है। पहले इन्हें अधिकार ये नहीं था। मूल रूप से केवल संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया गया। तो तीन बातें, पहला संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। ये तीनों मिलकर आपके देश के राष्ट्रपति को चुनेंगे। अब कैसे चुनेंगे, इसकी बात की गई अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 बात करता है निर्वाचन की प्रक्रिया, अर्थात हम किस विधि, किस प्रक्रिया के माध्यम से अपने देश के सर्वोच्च पद, अपने गणराज्य के प्रमुख को कैसे चुनेंगे। तो उसकी प्रक्रिया का वर्णन देखते हैं अनुच्छेद 55 के अनुसार, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार चुना जाएगा। कीवर्ड याद रखिए, शब्द को रटिए, समझेंगे अभी क्या अर्थ है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति, दो शब्द को विभाजित किया गया है। एक है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है एकल संक्रमणी मत पद्धति। पहले ध्यान देते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। जब आप आम चुनाव में भाग लेते हैं, अपने सांसद या विधायक को चुनते हैं, तब आप जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं। मान लीजिए 1000 लोग वोट दे रहे हैं। वोट देने में जब जा रहे हैं तो प्रत्याशियों की संख्या 5 है। किसी व्यक्ति को 350 वोट मिले, किसी व्यक्ति को 200 वोट मिले, किसी को 150 मिले और बाकियों को ऐसे क्रम में घटते हुए क्रम में वोट दिए गए। तो सीधे सीधे तौर पे जिस व्यक्ति को 350 वोट मिले वो विजेता हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुमत हासिल किया है, सबसे अधिक वोट हासिल किए। लेकिन वोट देने वालों की संख्या थी 1000, अर्थात 650 लोग ऐसे थे जो कि उस व्यक्ति को चुनना नहीं चाहते थे। मान लीजिए आपने पहले अभ्यर्थी ए को 350 वोट दिए और उसे विजेता घोषित कर दिया, लेकिन बाकी के जो लोग थे भले उन्होंने 200, 150 ऐसे घटते हुए क्रम में वोट दिए, लेकिन वे 650 लोग उसे चुनना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी इस सिस्टम के माध्यम से वह आपका सांसद या विधायक हो जाता है। इस प्रणाली की कुछ घाटे भी हैं, अर्थात ये सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन जब राष्ट्रपति के चुनाव के बाद संविधान सभा में चली तो यह कहा गया कि इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद है। लेकिन अगर इसका चुनाव प्रत्यक्ष किया जाता तो यह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ समकक्ष हो जाता, उनकी शक्तियों के साथ इसका टकराव हो सकता था। इसलिए इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव की विधि को नहीं अपनाया गया। दूसरा कारण यह था, हमें अपने राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख बनाना था, क्योंकि सारी शक्तियां तो हमें अपने प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को देनी थी, इसलिए भी यह प्रक्रिया को लाना उचित नहीं था। इसके बाद यह अपनाया गया कि राष्ट्रपति के लिए ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि पूरे के पूरे देश का वह प्रतिनिधि हो, क्योंकि गणराज्य का प्रमुख कहलाता है। तो बात यह उठी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे चुना जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। वह यह थी कि संसद में सरकार का बोलबाला होता है, उसका बहुमत होता है, वह जिसे चाहती राष्ट्रपति बना सकती थी। अर्थात जो राष्ट्रपति होता वो प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद के कंट्रोल में हो सकता था। केवल और केवल केंद्र की सरकार के द्वारा चुना जाता, राज्यों का प्रतिनिधि नहीं बन पाता। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि वह संघ सरकार का भी प्रतिनिधि हो और राज्य सरकारों का भी प्रतिनिधि हो। इसलिए हमने
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को अपनाया, जिसमें संसद के भी सदस्य शामिल हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को भी महत्व दिया गया। जब इनके हम चुनाव की प्रक्रिया को देखेंगे तो लगभग दोनों के वेटेज, दोनों के मतों को एक समान करने का प्रयास किया गया। यह थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्यों लाया गया। अभी देखेंगे कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दो फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। सबसे पहला है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा उसकी बात करते हैं, अर्थात विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य क्या होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में हमने ऐसा प्रयास किया है कि विधानसभा के सदस्यों का जो कुल मत मूल्य है वो संसद के सदस्यों के कुल मत मूल्य के लगभग बराबर हो जाए। देखते हैं कि विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होता है और कैसे निकलता है। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, आसान है, समझ लीजिए। किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसके विधायकों की संख्या के आधार पे उनके मत मूल्य का आकलन किया जाता है, जिसमें उस विधानसभा की, उस राज्य की जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसको विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं और बची हुई संख्या में 1000 का भाग देने पे एक विधायक का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य की जनसंख्या अर्थात जो भी है उसको राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात 90 से भाग करेंगे। डिजिट काफी बड़ा आएगा क्योंकि जनसंख्या करोड़ों में होती है, यह 90 है। इसे छोटा करने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए विधायकों का मत मूल्य 129 बनता है, अर्थात एक विधायक का मत मूल्य 129 आता है। इसी प्रकार 90 विधायक हैं तो इसे 90 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य के विधायकों का मत मूल्य हो गया। इसी प्रकार देश के सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग हो सकता है। जैसे यूपी की जनसंख्या काफी है इसलिए उसका मत मूल्य काफी अधिक है, सिक्किम बहुत छोटा है तो उसका मत मूल्य काफी कम होगा। तो ये थी बात कि विधानसभा के सदस्य कैसे अपना मत मूल्य यूज करते हैं या उनका मत मूल्य क्या होता है। अगर सभी राज्यों का मत मूल्य काउंट किया जाए तो वो लगभग 5,49,000 के आसपास जाता है। इसी प्रकार संसद सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं सभी विधायकों के मत मूल्य निकाल लिए जाए, सभी को जोड़ दिया जाए और उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों से भाग दे दिया जाए। अर्थात 28 राज्य हैं, दो इनको भी काउंट कर लीजिए, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को, इन सभी का मत मूल्य निकाल लीजिए और उनको संसद के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य साथ में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य का कुल संख्या निकालकर भाग दे दीजिए। तो इससे आ जाता है एक सांसद का आपका मत मूल्य। इसमें संसद के कुल सदस्यों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो संसद के सभी सदस्यों का मत मूल्य ज्ञात हो जाएगा, वह भी लगभग 5,49,000 के आसपास बनता है। इन 3 डिजिट में आखिरी में खेल होता है जो लगभग समान हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों के मत मूल्य, वोट वैल्यू, ये वेटेज लगभग समान है 5,49,000 के आसपास। अर्थात राष्ट्रपति चुनने के लिए लगभग 10 लाख मत मूल्य टोटल होते हैं। 10 लाख मत मूल्यों के आधार पर आपका राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये थी प्रक्रिया आपके विधानसभा सदस्य और संसद सदस्य के मत मूल्यों की, कैसे उनकी गणना की जाती है, उनका क्या आधार होता है, उनकी क्या वैल्यू होती है। एक बात और याद रखिएगा, हमने जो राज्य की जनसंख्या की बात की वो आज की जनसंख्या नहीं है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात की गई कि सन 2026 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जनगणना का आधार 1971 की जनसंख्या को माना जाएगा। अर्थात अभी की जो हमारे राज्य की जनसंख्या लगभग आप 1,35,00,000 पढ़ते हैं वो ना होकर लगभग 1,16,00,000 के आसपास है। ये 2026 तक लागू रहेगा जब जब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चलिए, अभी हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चर्चा की कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, विधानसभा व संसद के सदस्यों का चुनाव मत मूल्य कैसे निकलता है तथा मत मूल्य क्या होता है। अब हम देखते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है। तो एकल संक्रमणी मत पद्धति में आप अपने उम्मीदवारों को एक वोट देते हैं, लेकिन जितने भी उम्मीदवार शामिल हैं
उन्हें अपनी पसंद के अनुसार वरीयता में क्रम में जमाते हैं कि आपकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन है और तीसरी कौन है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी मतदाता हैं उन्हें एक स्लिप दी जाती है जिसमें जितने भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं सभी के नाम होते हैं तथा सभी के नाम के बगल में कॉलम बने होते हैं जिसमें वे अपनी पसंद अपनी वरीयता भरते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एकल मत संक्रमणी मत पद्धति कैसे होती है। सबसे पहले यह जान लें कि इसमें बहुमत कैसे पाया जाता है तथा क्या बात होती है। तो राष्ट्रपति के लिए यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए या विजेता बनने के लिए एक निश्चित कोटे को प्राप्त करना होता है। उस निश्चित कोटे को यदि किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया तो वह राष्ट्रपति घोषित हो जाता है। यह निश्चित कोटा कुल वैध मतों का 50% से एक ज्यादा होता है। अर्थात यदि कुल 1000 वोट हैं उसमें किसी व्यक्ति ने 501 वोट पा लिया तो वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। लेकिन अगर किसी स्थिति में उसे या किसी भी व्यक्ति को 501 वोट नहीं मिले, उससे कम वोट मिले तो वह राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। इस स्थिति में हम द्वितीय वरीयता का उपयोग करते हैं। अर्थात आपने जिसे अपनी दूसरी पसंद बनाया है अब उसको आधार माना जाता है और उसके आधार पर गणना की जाती है तथा फिर से काउंटिंग की जाती है कि अब कुल वोट कैसे बटे हैं तथा किसे कितने वोट प्राप्त हुए। अगर इस स्थिति में कोई व्यक्ति निश्चित कोटा प्राप्त कर जाए तो वह राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। हमने 4 उम्मीदवार बनाए हैं राष्ट्रपति के लिए जिनके नाम ऊपर दिए तथा 10 आपके मतदाता हैं जो आपके प्रतिनिधि जो इन्हें चुनने के लिए वोट करेंगे। हमने जैसे देखा कि 4 उम्मीदवार हैं इसलिए हर एक मतदाता अपनी 4 पसंद वरीयता के अनुसार जमा देगा। जिसमें देखिए मतदाता ए ने रमेश को पहली पसंद बनाया, मुकेश को दूसरी, श्याम को तीसरी, सुरेश को चौथी। इसी प्रकार बी ने रमेश को दूसरी पसंद बनाया, सुरेश को तीसरी, श्याम को पहली तथा मुकेश को चौथी। इसके कहने का अर्थ है कि बी चाहता है कि श्याम राष्ट्रपति बने, अगर वह राष्ट्रपति नहीं बन पाता तो उसकी जगह रमेश राष्ट्रपति बने और वह भी नहीं बन पाता तो सुरेश राष्ट्रपति बने और अंतिम रूप से मुकेश। यह सभी अपनी पसंद के आधार पर अपनी ऐसी वरीयता जमा देते हैं। अब हम यह देखते हैं प्रथम वरीयता के आधार पर कितने लोगों ने पहले या प्रथम स्थान पे अपने राष्ट्रपति चुनने के लिए इन्हें कितने कितने वोट दिए। तो रमेश को मात्र 2 लोग हैं जो अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं अपनी पहली पसंद के आधार पे, तो कुल वोट इसे पहली वरीयता में 2 मिलेंगे। सुरेश को मात्र 1 व्यक्ति ने अपनी पहली पसंद बताया अर्थात इसका वोट है 1। श्याम का है 1, 2, 3, 4 और 5 अर्थात कुल 5 व्यक्ति हैं जो इसे पहली पसंद में राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार मुकेश को 2। अब हम काउंट करते हैं कि कितने कितने इन्हें वोट मिले। तो प्रथम वाले को 2, दूसरे को 1, तीसरे को 5 व चौथे को 2। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए एक निश्चित कोटा को पार करना पड़ता है जो कि होता है कुल वैध मतों का 50% से ज्यादा। यहाँ पे कुल वैध मत है 10, इसलिए इसका निश्चित कोटा हो जाएगा 10/1/2 यानी 5.5 राउंड फिगर में 6। अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से किसी को 6 वोट मिलने चाहिए। यहाँ पे किसी के भी पास 6 वोट नहीं है इसलिए प्रथम वरीयता में तो यह चुनाव नहीं हो सका। अब हम देखते हैं दूसरी वरीयता के आधार पे क्या बदलाव आता है। अब हम जो व्यक्ति सबसे कम वोट पाता है उसे खारिज कर देते हैं, मैदान से बाहर कर देते हैं तथा उसी के द्वारा जो द्वितीय वरीयता है जिसको लोगों ने चुना है अपनी द्वितीय वरीयता के स्थान पे उस वोट को काउंट करेंगे। जैसे ए को देखिए, इसने रमेश को पहला दिया था, मुकेश को दूसरा, श्याम को तीसरा तथा सुरेश को चौथा। तो चौथा तो मैदान में रहा नहीं इसलिए समाप्त। अब दूसरे में देखिए, इसने बी ने पहले स्थान पे श्याम को रखा था, दूसरे स्थान पे रमेश को रखा था तथा तीसरे स्थान पे सुरेश को रखा था, जबकि सुरेश तो अब मैदान में ही नहीं रह गया इसलिए ऑटोमेटिक रूप से तीसरे स्थान पर मुकेश आ गया। अर्थात मुकेश एक वरीयता ऊपर चला गया मतदाता बी के अनुसार। इसी प्रकार सब अपनी वरीयता क्रम को बदलेंगे, पसंद को बदलेंगे जिसके आधार पे इनकी पोजीशन चेंज होगी, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा और वोट के ट्रांसफर से हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कोई व्यक्ति निश्चित कोटे तक पहुंचा या नहीं। मतदाता ई को ध्यान से देखिए,
इसने सुरेश को पहली वरीयता दी थी, अर्थात यह सुरेश को राष्ट्रपति बनाना चाहता था, लेकिन सुरेश अब मतदान से बाहर है, मैदान से बाहर है, इसलिए इसका जो प्रेफरेंस था ई का, इससे हटकर दूसरे की ओर चला जाएगा, जिसमें इसने दूसरे रूप में श्याम को चुना था, जो कि अब इसका पहला प्रेफरेंस बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सुरेश इसका पहला प्रेफरेंस था जो कि मैदान से बाहर हो गया, इसलिए जो इसका दूसरा प्रेफरेंस है अब इसका पहला प्रेफरेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर गणित को समझिए, सारे को मैं काउंट नहीं कर रहा क्योंकि यहीं से आपको राष्ट्रपति मिलता हुआ दिख रहा है। देखिएगा, सुरेश को जिसे एक मतदान प्राप्त था बाहर हो गया, इसलिए उसका अब काउंट होगा ही नहीं, वो हो गया 0। इसका मत सीधे तौर पे ट्रांसफर हो गया श्याम के पास। श्याम जो सेकंड पोजीशन में था ई के द्वारा, अब वो फर्स्ट पोजीशन आ गया, उसका मत अब बदल गया, 1 2 3 4 5 और अब कुल 6 वोट उसे मिल गए। हमने अभी देखा कि निश्चित कोटा आपके 6 वोट को खाता, जिसे श्याम ने प्राप्त कर लिया। इस तरह द्वितीय वरीयता के आधार पर श्याम हमारा राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, उसका राष्ट्रपति बनना तय हो जाएगा। तो यह थी आपकी द्वितीय वरीयता। अगर द्वितीय वरीयता में भी इसे 6 वोट हासिल नहीं होते, तब हम सबसे कम वोट वाले को फिर से बाहर करते और 2 लोगों में फिर काउंट करते और उसमें देखते कि किसे सबसे ज्यादा प्रथम वरीयता दी गई है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, हल्का से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आवश्यक नहीं है। कभी कभी मेंस में पूछने की संभावना रहती है एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी हमने बात की कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, उसके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होती है, इसके विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे अनुच्छेद 56 बात करता है राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, कितने समय तक वह अपने पद पे आसीन रहेगा। तो संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि अर्थात जिस दिन वह शपथ लेता है उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पे रहेगा। वह इसके पहले भी त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा तथा उपराष्ट्रपति इस बात की सर्वप्रथम सूचना लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को देगा कि राष्ट्रपति ने पद त्याग कर दिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है, बना हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा पद त्यागने पे उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम किसे देता है, तो उसका आंसर है आपका लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। राष्ट्रपति आवश्यक नहीं है कि कुल 5 वर्ष तक ही अपने पद पर बना रहे। जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता तब तक वह अपने पद पे आसीन रहेगा, वह अपना पद नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह गणराज्य का प्रमुख है, उसका स्थान रिक्त नहीं किया जा सकता। अगला अनुच्छेद है 57 जिसमें उसके पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। हमारा संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की भी को मान्यता देता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति दोबारा या तिबारा राष्ट्रपति बन सकता है, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के योग्य है, अर्थात उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है तथा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि वो कितने बार चुना जाएगा। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगला अनुच्छेद है 58 कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या का अभ्यर्थी को अर्हताएं होनी चाहिए, तब वह राष्ट्रपति बनने के लिए शामिल हो सकता है, उम्मीदवारी का दावा कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सारे प्रावधानों को कीवर्ड्स के साथ अनुच्छेद के नंबरों से याद रखिएगा। सीधे सीधे पीएससी में पूछा है कि पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 57। अब बात करते हैं योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, अर्थात भारत का सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए। यहाँ यह बात याद रखिएगा कि भारत का नागरिक वह जन्म से भी हो सकता है या नागरिकता के प्रावधानों के तहत भी वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, अर्थात कोई भी विदेशी व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। जबकि अमेरिका में उल्टा है, किसी भी व्यक्ति को वहां का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना पड़ता है। दूसरी उसकी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। तीसरी है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। लोकसभा अर्थात जनता का सभा, जनता जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रतिनिधि भेजते हैं, उसके चुने जाने की योग्यता रखता हो।
आगे की कक्षा में उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जो योग्यता है वह है लाभ के पद पर ना हो। हमारे संविधान में लाभ के पद को विभिन्न विभिन्न वादों के माध्यम से डिफाइन किया गया, बताया गया है। कुछ पद ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री या किसी राज्य सरकार के मंत्री, ये चारों लाभ के पद के अधीन नहीं आते। अर्थात इन चार पोस्टों पे, इन चार पदों पे कोई व्यक्ति है और यदि वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए वह दावेदारी कर सकता है। जबकि इन चारों के अलावा यदि वह किसी सरकारी पद में या किसी और पोस्ट में सरकार की सेवा कर रहा है तो उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपनी सेवा से, अपनी नौकरी से अपना पद त्यागना पड़ेगा। इसके साथ राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 लोग जो उसके लिए प्रस्तावक हो, जो उससे दावा करें कि हम इन्हें अपना राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तथा 50 अनुमोदक हो जो समर्थन करें कि हाँ उन्हें राष्ट्रपति की उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति गंभीर नहीं, उन्हें हटाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए जमानत राशि का भी प्रावधान किया गया है, जो कि 15,000 रुपए है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वैध मतों का यदि किसी उम्मीदवार के द्वारा 1/6 हिस्सा नहीं प्राप्त किया जाता तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है, उसकी जमानत राशि को रोक लिया जाता है, वापस नहीं दिया जाता। किसी भी व्यक्ति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तों की बात की गई। पहली शर्त है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो पद ग्रहण से या संसद का विधानमंडल का पद समाप्त। कहने का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य है, यदि वह राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी करता है और राष्ट्रपति बनता है तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा, या फिर जिस दिन से उसने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया तो ऐसा समझा जाता है कि उस दिन से उसने सदन या विधानमंडल में अपना पद स्वतः ही त्याग दिया। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, जिसे हमने ऊपर देखा 4 पद ऐसे थे जो लाभ के पद में नहीं आते। आगे की कक्षाओं में लाभ के पद को विस्तृत रूप से जानेंगे। तीसरी जो है निःशुल्क आवास। आपके राष्ट्रपति को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद है, देश का सर्वोच्च नागरिक है, सर्वोच्च पद है, गणराज्य का प्रमुख है। उसे निःशुल्क आधिकारिक आवास मिलता है, निःशुल्क चिकित्सा मिलती है, बहुत सारे उससे क्या बोलते हैं उपलब्धियां मिलती हैं, भत्ते मिलते हैं आदि, जिन पर किसी भी स्थिति में कटौती नहीं की जा सकती। संसद द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित। आपके राष्ट्रपति को क्या वेतन मिलेगा इसका निर्धारण संसद में विधि के माध्यम से किया जाता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। हाल ही में यह चर्चा का विषय बना कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कर लगाया जाता है या नहीं। राष्ट्रपति ने एक मीटिंग में कहा कि उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें 2 लाख रुपए के आसपास उसका टैक्स कट जाता है, अर्थात राष्ट्रपति भी कर के दायरे में आता है। उसका जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। हम डिटेल में समझेंगे संचित निधि क्या होती है, उसमें क्या होते हैं। अगला अनुच्छेद है 7, जिसमें राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। क्या है 3 बिंदुओं में समझते हैं। श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्य करेगा या कार्य पालन करेगा, ऐसी शपथ करेगा। संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण, यह कीवर्ड है, याद रखिएगा। संविधान या विधि का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण करेगा। जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेगा। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा वे ऐसी शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेगा। तो ये थे कुछ प्रमुख अनुच्छेद तथा राष्ट्रपति